मर्डर, रेप एंड क्राइम के कुछ ऐसे केसेस जिन्हें आज भी याद करें तो लोगों की आंखों में सिर्फ एक खौफ दिखाई देता है। इंडिया में हर दिन ऐसे कई केसेस आते हैं जिसमें इंसानियत की सारी हदों के लेवल पार हो चुके रहते हैं, लेकिन इस देश की जनता सिर्फ आंख मूंदे बैठी रहती है और इस देश की गवर्नमेंट सिर्फ चुपचाप रहती है। हमेशा फंसता है एक गरीब, हमेशा मरता है एक गरीब। एंड ऐसा ही एक केस है अंकिता भंडारी मर्डर केस। अंकिता का दाह संस्कार करने के बाद वो भी साथ में यहाँ पर आए हैं, उन्होंने शिनाख्त किया, हालांकि फिर भी SDRF and police have been searching for the body. The police had asked the ये केस हुआ था हमारी देवभूमि उत्तराखंड में। इसके मेन सस्पेक्ट रहते अंकित गुप्ता, पुलकित आर्य एंड सौरभ भास्कर। अंकिता एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी एंड यही उसका एक कर्ज था, एक अभिशाप था। तो आइए बात करते हैं अंकिता भंडारी मर्डर केस के बारे में। डेट 11 नवंबर 2003 डोप सियालकोट में एक बच्ची का बर्थ होता है। उस बच्ची का नाम था अंकिता। वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पापा गार्ड की नौकरी करा करते थे। ईयर 2022 में वो 12th क्लास अपनी पूरी करती है, फिट 88 परसेंटाइल। अब उसे एक साल का डिप्लोमा कोर्स करना था। वो एक ईयर सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई करती है, होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए, वो भी श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कॉलेज से। उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम पुष्पदीप था। वो जम्मू का रहने वाला था। उनकी बातचीत अक्सर इंस्टाग्राम में हुआ करती थी और ये दोनों नवंबर और सितंबर 2021 से आपस में बात करा करते थे। इसी के कारण उनकी काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। अंकिता कॉलेज के 6 महीने तक ऑनलाइन पढ़ाई करती है एंड उसके बाद उसे कॉलेज में फीस भरना था, वो भी 40,000। उसके फैमिली की कंडीशन बहुत ख़राब थी उस टाइम पर। उसके पापा की नौकरी चले गई थी एंड उसे अब अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देना था। इसी कारण से वो पुष्पदीप को कहती कि प्लीज़ पुष्पदीप मेरे लिए एक जॉब ढूंढो ताकि मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकूं। अब पुष्पदीप जॉब ढूंढना शुरू करता है और वो देखता है कि OLX में एक रिसोर्ट को रिसेप्शनिस्ट के काम करने के लिए एक लड़की की जरूरत पड़ रही है। वो अंकिता को बताता है और अंकिता अपने परिवार को बताती है। पर शुरू में उसका परिवार थोड़ा हिचकिचाता है, फिर बाद में वो मान जाते हैं। अब उसके पापा वीरेंद्र सिंह उसे रिसोर्ट छोड़ने के लिए गए थे। ये रिसोर्ट का नाम था वनंतरा रिसोर्ट। इसके मालिक थे विनोद आर्य जो एक बीजेपी के पॉलिटिशियन थे एंड इसे उसका बेटा पुलकित आर्य और उसके दोस्त अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर चलाया करते थे। अब 1 सितंबर 2022 से वह ज्वाइन करती है इस रिजॉर्ट को। ये रिजॉर्ट गंगा भोगपुर तालाब में था एंड इसका डिस्टेंस फ्रॉम ऋषिकेश 10 से 12 किलोमीटर था। रिसोर्ट में अक्सर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस अपनी छुट्टियां मनाने और पार्टी करने आया करते थे। समय बीतते जाता है। एक दिन जब अंकिता अपना काम कर रही थी तभी एक आदमी उसे गले लगा लेता है। इसी कारण से उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील होते रहता है। इस पे अंकिता बहुत दुखी होती है, बहुत गुस्सा होती है और वो ये बात पुलकित को बताती है और ये बात वो पुष्पदीप को भी बताती है। पुलकित उस आदमी को बहुत फटकार लगाता है। अंकिता तो उस रिसोर्ट को छोड़ने वाली थी लेकिन पुलकित ने उसे मनाया, उसे बहलाया फुसलाया और उसे मना लिया। अंकिता को लगा पुलकित एक अच्छा आदमी है लेकिन रियलिटी इससे एकदम परे थी। एक दिन पुलकित और उसके दोस्त अंकिता के कमरे में दारू पार्टी करते हैं एंड जब अंकिता अपने कमरे में एंटर होती तो उसके साथ वो बहुत फिजिकल हरेसमेंट का काम करते हैं। इसके कारण अंकिता बहुत डर जाती है एंड उसी टाइम पर वो अपने कमरे से निकल गई और दूसरे कमरे में जाकर सबसे पहला फोन वो पुष्पदीप को करती है और पुष्पदीप को कहती है, पुष्पदीप मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ गलत लग रहा है यहाँ पर, प्लीज मुझे ये रिसोर्ट छोड़ना है। तो इसमें पुष्पदीप कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं कुछ करता हूँ। फिर अगले दिन पुलकित, अंकित एंड सौरभ उसे माफी मांगते, उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करते
लेकिन अंकिता इस पे कुछ रिएक्ट नहीं करती। उससे यहाँ बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, लेकिन एक तरफ उसके परिवार की कंडीशन भी थी, उसे पैसों की नीड थी, इसलिए वो ये जॉब को कंटिन्यू करती है। समय बीतते जाता है। एक दिन रिजॉर्ट में एक वीआईपी की एंट्री होती है। उस दिन अंकिता से कहता है, देखो एक वीआईपी की एंट्री हुई है और उन्हें कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए। तो इस पर अंकिता कहती, तो इसमें मैं क्या करूं? तो अंकित कहता है, देखो गवारों जैसी हरकतें मत करो, वो इस काम के लिए तुम्हें 10,000 देने को तैयार है। तभी अंकिता कहती है, मैं गरीब हूँ तो मैं कुछ भी कर लूंगी। लेकिन फिर भी अंकित, सौरभ एंड पुलकित उसे मजबूर कर रहे थे ये सब काम करने के लिए, पर अंकिता बिल्कुल इनकार कर रही थी। लास्ट राइड ऑफ अंकिता। शाम को पुलकित अंकिता से कहता है, आओ हमारे साथ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, हम तुम्हें रिलैक्स करा लाते हैं। अंकिता को कुछ गड़बड़ लग रहा था, फिर भी वह सौरभ की गाड़ी में बैठती है एंड पीछे से स्कूटी में अंकित और पुलकित आ रहे थे। उन्होंने बीच रास्ते में ठेले में नाश्ता किया। उसी टाइम पर अंकिता ने पुष्पदीप को कॉल किया और उसे सब बता दिया कि मैं अंकित, पुलकित और सौरभ के साथ हूँ। एंड कुछ देर बात करने के बाद उसने फोन काट दिया। अब पुष्पदीप को शक हो रहा था, उसे लग रहा था थोड़ा कि दाल में कुछ काला है। अब वो चारों गाड़ी से जाने लगे। जंगल से गुजरते हुए वो एक कैनाल में आकर रुकते हैं। एंड अब वो जगह आ चुकी थी जहाँ अंकिता के मर्डर का पूरा इंतजाम हो चुका था। वो जगह थी चील कनाल। आधे घंटे बाद पुलकित, अंकित एंड सौरभ रिसोर्ट आते हैं। एंड रिसोर्ट आने के बाद पुलकित पुष्पदीप को फोन करता है और कहता है, ये लड़की हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही है, तुम आकर इसे ले जा लो। तभी पुष्पदीप कहता है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अंकिता ने 20 दिन काम किया है, आप उसके पैसे उसे दे दो, मेरा एक बंदा आएगा और उसे उठाकर ले जा लेगा। एंड कुछ देर तक के उनकी आपस में बातचीत होती है। एंड उसके बाद उसे थोड़ा पुलकित की बातों पे शक लग रहा था एंड उसी कारण से वो अंकिता को फोन करता है। लगातार फोन करने के बावजूद भी अंकिता फोन नहीं उठा रही थी। उससे बहुत चिंता हो रही थी अंकिता की। एंड उसके बाद वो रिजॉर्ट के शेफ को फोन करता है एंड वो कहता है, अंकित साहब ने तो पहले ही अंकिता मैडम का खाना उनके कमरे में ले जा लिया है। ये सब सुन के पुष्पदीप को थोड़ी चैन की राहत मिलती है, चैन की सांस मिलती है। एंड उसे लगता है कि अंकिता जल्दी खाना खाकर सो गई होगी, जब सुबह वो मेरा कॉल देखेंगी तो वो खुद कॉल करेंगे। लेकिन अंकिता तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, वो अब कभी कॉल नहीं कर सकती थी पुष्पदीप को। अब सुबह उठते ही वो सबसे पहला कॉल लगाता है अंकिता को, लेकिन अंकिता फोन नहीं उठा रही थी। फिर वो रिजॉर्ट के शेफ को कॉल लगाता है और शेफ कहता है कि पुलकित सर ने तो उनका खाना ले जा चुका है। अब वो पुलकित को फोन लगाता है, लेकिन पुलकित भी उसका फोन नहीं उठाता। एंड लास्ट टाइम वो अंकित को फोन लगाता है। अंकित अपना फोन रिसेप्शन में छोड़ चुका था और उसका फोन अब पुलकित उठाता है। पुष्पदीप कहता है, सर मैं कल रात से अंकिता को फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अंकिता मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही है। वो कल आपके साथ गई थी ना, तो रिटर्न आई थी ना? फिर पुलकित कहता है, हाँ हमारे साथ तो वो कब की रिटर्न आ गई थी, कल रात को। सुबह तो मैं जिम गया था तो मुझे तो कुछ याद नहीं। एंड मैं उसके कमरे में भी गया था, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी, मुझे नहीं पता कहाँ गई है। इतना सुनते ही पुष्पदीप ने फोन किया अंकिता के चाचा के लड़के को। एंड उसके कजन ब्रदर ने पूरी फैमिली को बताया ये बात। एंड उसी टाइम पर अंकिता के फादर वीरेंद्र सिंह भंडारी अपने भाई के साथ अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, लेकिन कई थानों में जाने के बाद उनकी रिपोर्ट कोई लिखता नहीं। पुलिस वाले भी कहते हैं कि ये हमारा एरिया नहीं है, आप यहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ। हमें पूछे कहीं नहीं आती थी। तो जब मैं घबरा गया, अब मैंने कहा अब क्या करें। मैं फिर यहाँ से मैंने गाड़ी बुक की, मेरा चाचा जी का लड़का था, और फिर पौड़ी गए थाने में। तो पौड़ी थाने वालों ने बोले कहाँ का मामला है, रिस्केज का मामला है। उन्होंने कहा कि आप रिस्के जाओ। फिर मैं मुनि की रीति गया, 11 साढ़े 11 बजे वहाँ पहुँचा। तो फिर उन्होंने बोल के भाई तो लक्ष्मण झूला का मामला है। फिर हम गए रिस्केज। फिर दूसरे दिन वहाँ चला, फिर हम चला एक चौकी है, तो वहाँ पे हमने तब दूसरा दिन पता किया तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी, लक्ष्मण झूला उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर हम लक्ष्मण वहाँ चिल्ला चौकी गए तो उन्होंने बोला कि ये हमके सर क्षेत्र का मामला है, ये पटवारी के अंडर में आता है।
कई थानों के चक्कर लगाने के बाद वो राजस्व चौकी में इंटर करते हैं, पटवारी चौकी। एंड उन्हें पता चलता है कि पहले ही अंकिता की गुमशुदगी के रिपोर्ट पुलकित ने लिखवा दिए थे। पटवारी चौकी है तो वहाँ गए हम, तो ये पुलकित, अंकित गुप्ता, विनोद आर्य और पुलकित की मिसेज वहाँ बैठी हुई थी पटवारी चौकी में बैठ रखी थी। तो 2-2.5 घंटे से के करीब पटवारी ने मुझे अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि वहाँ ये सेटिंग कर रहे थे। अच्छा, कि किस हिसाब से हम इस केस को रफा दफा करें। एंड जब वीरेंद्र सिंह पटवारी को अपनी रिपोर्ट लिखने बोलता है तो पटवारी साफ मना कर देता है। उनका कहना था कि हमने इनकी रिपोर्ट पहले ही लिख चुके हैं, अब हम आपकी रिपोर्ट नहीं लिख सकते। तो अभी वीरेंद्र सिंह बोलते हैं, सर हम विक्टिम का परिवार है, आप हमारी रिपोर्ट पहले नहीं लिखोगे, आप इनकी रिपोर्ट पहले लिखोगे। फिर भी उसके पिता की कोई सुनवाई नहीं होती और उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। जब कुछ दिन बाद लोगों को पता चलता है, वहाँ के लोकल्स को पता चलता है, तो लोकल प्रोटेस्ट करते, मीडिया कवरेज होने के बाद के दौरान तब SIT VVIP एंगल से भी इस मामले की जांच की थी, लेकिन तब इससे जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला था। The angle in the case, locals protesting in the state claim that Ankita, who was murdered in 2000, उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है। इस केस के कारण पूरा ऋषिकेश बंद हो गया था, पूरा ऋषिकेश जाम हो गया था। अंकिता को ढूंढने की तलाश अब जारी होती है। पुलिस को महज तलाश के बाद अंकिता की डेड बॉडी चील कैनाल से मिलती है एंड उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर्स बताते हैं कि शरीर पर कोई फिजिकल सेक्सुअल हरेसमेंट का सबूत तो नहीं मिला है और कोई मार्क नहीं मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विक्टिम पे रेप अटेम्प्ट नहीं हुआ है। पर फिर भी वहाँ की पुलिस ने इसे मर्डर डिक्लेयर कर दिया। एंड जब अंकिता की डेड बॉडी पोस्टमार्टम से आती है तो अंकिता के फादर पे बहुत दबाव बनाया जाता है, पुलिस से भी, लोकल अथॉरिटीज से भी, और यहाँ तक कि उत्तराखंड के CM धामी भी उन्हें फ़ोन करके बोलते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार करो। पुलिस वालों को उसके अंतिम संस्कार की इतनी जल्दी थी कि उसकी माँ को भी एक बार देखने नहीं मिलती उसकी बेटी। सोचो यार क्या बीती होगी उस माँ पर, जो माँ ने अपनी बेटी को आखिरी बार भी नहीं देखा होगा। इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है भाई। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ही BJP की MLA रेनू बिष्ट ने उस वनंतरा रिजॉर्ट को डिमोलिश कर दिया, उसे गिरा दिया एंड अंकिता का कमरा भी डिमोलिश हो गया। पुलिस अब दबाव में सौरभ, अंकित एंड पुलकित को अरेस्ट करती है और उन्हें जेल हो जाती है, लेकिन फिर भी इन्हें कोई दुख नहीं था, इनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं थे। इस केस को तकरीबन 4 साल हो चुके हैं एंड इस टाइम पर CBI इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। पर एक सवाल आज भी उठता है मन में, ये VIP कौन है और क्या था इसका मकसद? और रेनू बिष्ट जैसे पॉलिटिशियंस पर कोई लीगल एक्शन नहीं होना चाहिए? आप क्या समझते हो? ओके देन, आज के लिए इतनी स्टोरी थी मेरे पास, तब तक के लिए अलविदा।